फंड में भी दी जा रही। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि अब इंडिया अलायंस को तोड़ने का, इंडिया अलायंस को ब्रेक करने का, अगर अमित शाह और मोदी पर्दे के पीछे से डील नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये डील अब ईडी से होगी? क्या ईडी तोड़ेगी इंडिया को, टाइगर? नहीं, नहीं दीपक भाई, बिल्कुल नहीं। जो टूटने वाले थे वो टूट गए, जिनको जाना था वो चले गए, जो भागने वाले थे भाग गए, जो डट के लड़ने वाले हैं वो अभी भी पड़े हैं। जिनको नोटिस दिया कोई नया नाम नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को पहले भी नोटिस मिल चुका है, उनके दो दो तीन तीन लोग जेल में हैं, लेकिन वो भी टस से मस होने को तैयार नहीं। लालू यादव तो जेल भोग के आ रहे हैं, वो टस से मस होने को तैयार नहीं। ममता ने फ्रंट खोला है, वो टस से मस होने को तैयार नहीं। सोरेन लगातार लड़ रहा है लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में जब ईडी से कुछ नहीं हुआ तो एक एसआईटी नियुक्त की गई है, और पुराना एक दिशा सालनिया का जो मर्डर जो केस है, जिसको मर्डर केस करके खोल दिया जा गया है, और फिर उसको ठाकरे परिवार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। आज ठाकरे परिवार कह दे कि वो बीजेपी के साथ आना चाहता है, सारे केसेस वापस हो जाएंगे। मुझे उस अनिल देशमुख का आज भी वक्तव्य याद है, जो उन्होंने मुझे निजी बातचीत में स्वयं कहा था, और मैं रिकॉर्ड पे ले रहा हूं उसको। उन्हें कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने मेरे पास एक आदमी भेजा और एक एफिडेविट भेजा, जिसमें ये लिखा था कि ये जो पैसे वसूले जा रहे हैं ये सीधे शरद पवार और उद्धव ठाकरे के आदेश के अनुसार हो रहे हैं। जब मैंने एफिडेविट फाड़ के फेंका तो दूसरे दिन दूसरा एफिडेविट आया, जिसमें पवार साहब का नाम नहीं था लेकिन उद्धव ठाकरे का नाम था। उन्होंने कहा कि पवार साहब की आपकी नजदीकी हम जानते हैं, आप कम से कम ये एफिडेविट दे दीजिए, आपको हम निकाल लेंगे। मैंने वो एफिडेविट भी फाड़ के फेंक दिया। उसके बाद दूसरे दिन ही मुझे जेल भेज दिया गया, अरेस्ट किया गया। तो ये तो चल रहा है, लोग लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग सरेंडर हो रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जेल में जाने के बाद भी सरेंडर हो रहे हैं। अब नवाब मलिक बेचारे जेल गए, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं था, तबीयत खराब हो रही थी, फिर वो अजित पवार के साथ हो गए तो बाहर आ गए। अब बाहर तो आ गए लेकिन अब बीजेपी के लिए परेशानी हो गई, जिसके खिलाफ बोलते थे वो साथ में कैसा। नहीं, टाइगर टाइगर यहाँ मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्शन मुझे दिखा। आप कह रहे हैं कि ये लोग डटे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो ओरिजिनल हैं, लालू हैं, तेजस्वी है, हेमंत सोरेन है, अब कोई असर होने वाला नहीं है। लेकिन जब अगर कोई इन पर असर नहीं होगा, केजरीवाल पर कोई असर नहीं होगा, लालू पे कोई असर नहीं होगा, तेजस्वी पर नहीं होगा, अगर वाकई असर नहीं है तो फिर ये ईडी के छापे क्यों, ये ईडी की पूछताछ क्यों, ये अमित शाह गलती क्यों कर रहे हैं? बदनाम करने का प्रयास। आज मैं दीपक भाई एक बात पूछता हूं आपको, और कोई नहीं, देश के प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च नेता है, धाकड़ नेता है, जिनका नाम चलता है, संगठन में जिसकी पकड़ है और पूरे देश के राज्य पे पकड़ है, प्रशासन पे पकड़ है, जो मोदी जी इतनी औकात रखते हैं कि एक झटके में 143 लोगों को संसद सदस्य से निरस्त कर सकते हैं। क्या 500 करोड़ का जो आरोप बघेल पे लगा था, बघेल को अरेस्ट कर लेंगे? जो लाल डायरी लेके वो घुमा करते थे राजस्थान में, क्या अशोक गहलोत को अंदर कर लेंगे? अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब वो डायरी का जिक्र नहीं होगा 5 साल। ये लगातार रेड करके कहीं कुछ नोट गिनवाने के फोटो रिलीज करेंगे, कुछ कागज रिलीज करेंगे, और बताया जाएगा कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कांड मिला है, बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। 500 करोड़ का प्रेस रिलीज भी देखा होगा आपने। नहीं नहीं, मैं टाइगर, मैं चाह रहा था, क्योंकि आप गुजरात लॉबी की रग रग से वाकिफ हैं, मतलब मोदी और अमित शाह, और मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा कि टाइगर की जो रिसर्च है अमित शाह पर, मोदी पर, और टाइगर की रिसर्च दिल्ली से नहीं है, टाइगर की रिसर्च अहमदाबाद से, अहमदाबाद से टाइगर ट्रेल करते 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 दिल्ली पहुंच रहे हैं। यानी 20 साल 25 साल से जिस तरह से आप गुजरात बीजेपी को ट्रेल कर रहे हो टाइगर, मैं उस तजुर्बे की कसौटी पर आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि अगर ये टूटने वाले लोग नहीं हैं लालू केजरीवाल, तो क्या एक लास्ट एफर्ट है? क्या मोदी और अमित शाह का ये लास्ट एफर्ट है डेस्परेशन में कि चलो यार एक बार और छापा मार के देखते हैं, शायद ये टूट जाए? नहीं नहीं, ये लास्ट एफर्ट यहां तक नहीं है, जेल जाएंगे, इन्हें अरेस्ट भी किया जाएगा। अच्छा, केजरीवाल जी भी जेल होंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था दीपक भाई, 2024 के चुनाव में कई विपक्षी दल के नेता जेल से चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के बहुत सारे लोग जो होंगे जेल के अंदर होंगे।
वहां से चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको आपातकाल की उस स्थिति को याद करवा रहा हूं। टाइगर, ये तो आप बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर रहे हो। आप तो, आप अगर ये आप नहीं कह नहीं, रहे हो क्राइसिस नहीं, कि जेल ये भेज, नहीं 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 समय नहीं 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 नहीं, ये समय तो सब ये तो आप इन टाइगर एकदम आपने मुझे पूछा, इन दो गुजरातियों को आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं उनके नेचर से बता रहा हूं आपको, वो नहीं, किसी भी अगर लेवल अगर पे जा सकते हैं। चलिए मान लिया कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज देते हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, संजय सिंह जेल में हैं, और केजरीवाल भी जेल, तो पार्टी का तो भट्टा बैठ गया। आपको क्या लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे तो आम आदमी पार्टी को कोई वोट देगा या उल्टा होगा आम सर? आदमी, सवाल ये है कि आप जेल में जाने के बाद सिंपैथी लेते हैं कि भ्रष्ट कहलाते हैं। ईडी का इतना दुरुपयोग हुआ है, एजेंसियों का इतना दुरुपयोग हुआ है कि कोई भ्रष्टाचारी में भी पकड़ा जाता है तो लोग उसको मानते हैं कि कोई राजकीय खेल होगा इसमें, राजनीति होगी इसमें। शायद ये मोदी जी को भारी पड़ रहा है इसलिए ईडी से निपटवा रहा है, क्योंकि ये जी, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार इशू नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हो और भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हो। जिस पार्टी के साथ अजित पवार, नारायण राणे, छगन भुजबल, कौन 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 मानेगा इसके भ्रष्टाचार की बात? भ्रष्टाचार व्यभिचार या सदाचार हो जाता है आप बीजेपी के साथ जाते हो तो अब भ्रष्टाचार, ईडी, इनकम टैक्स, इसका कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से आप भारी पड़ रहे हैं, राजनीतिक दृष्टि से आप सरेंडर नहीं हो रहे हैं, तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का उपयोग होगा जी। और डट टाइगर, के होगा। एक चीज और पूछना चाह रहे थे, क्योंकि आप गुजरात लॉबी को जानते हैं बहुत करीब से, और 15-20 साल का जो वक्त है, 20 इयर्स, 20 इयर्स की रिसर्च कोई मामूली रिसर्च नहीं होती एक ह्यूमन लाइफ में। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो जैसे अभी विंटर का सत्र खत्म हो रहा है, पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो रहा है, जैसे सेशन खत्म होगा तो फिर छापेमारी शुरू हो जाएगी विपक्ष पर। क्या ये जो लालू पे रेड करना है, या लालू से पूछताछ करनी है, या अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी, क्या आपको लगता है कि ये ईडी के डायरेक्टर के लेवल पे होता है, या ये निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनके अंडर में ईडी आती है वो करती हैं, या अमित शाह तय करते हैं, या फाइनल जो ग्रीन सिग्नल है वो प्राइम मिनिस्टर से लिया जाता है? ये माइंड किसका है कि यार ये छापा अब शुरू होगा, फिर 1 महीने दीपक छापा हुआ, भाई, फिर चुप हो गए, फिर छापा दीपक शुरू हुआ, भाई, फिर चुप हो गए? आप निर्मला सीतारमन जी का नाम लिया, आप राजनाथ सिंह जी का नाम लीजिए, आप किसी का भी नाम लीजिए, इस पूरे देश में 2014 के बाद, खासकर 2019 के बाद, 14 से 19 तो थोड़ा सा ठीक रहा, 19 के बाद तो सिर्फ एक ही मंत्रालय है, उसका नाम है पीएमओ। सारे मंत्रालय उसमें सम्मिलित हैं। ये वो विश्व रूप है भगवान विष्णु का, जो गीता के बाद श्री कृष्ण ने दिखाया था, और जब मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड था। तो ये पीएमओ हो जिसमें हर मंत्रालय है, कोई मंत्रालय का अपना निजी या अपनी कोई अस्तित्व नहीं है। अमित शाह और मोदी जी दोनों ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जो मुझे समझ में आया है ऑफ लेट पिछले 6 महीने 7 महीने से, तो सिर्फ अमित शाह ही इंस्ट्रक्शन देते हैं। जो चर्चा अमित है शाह जो के हाथ अधिकारियों में, के बीच में, अमित शाह के अमित हाथ शाह में के हाथ कमान में है। पूरी 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 आपको कमान क्या, है। हाँ, अब बात अमित शाह की हो रही, आपको लगता है कि जब भी ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, जब भी मोदी जी तय करेंगे, अगर वो चुनाव जीत जाते हैं 2024 का, जैसे कि बीजेपी ढपली पीट रही है कि वही जीतेंगे, क्या ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर होगा मोदी से सीधे अमित शाह की तरफ जाएगा, या फिर आरएसएस का हस्तक्षेप होगा कि नहीं साहब, योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी हो सकते हैं उत्तराधिकारी, या कोई और उत्तराधिकारी हो सकता है, या ये ट्रांसफर ऑफ पावर सीधे विद इन गुजरात है, मतलब मोदी से सीधे अमित शाह? दीपक भाई, बहुत ही आपने क्लिष्ट सवाल पूछा है, लेकिन मैं उसका जवाब बिल्कुल मेरे तरीके से देना चाहूंगा। ये दिल्ली का तख्त है। औरंगजेब जी, सत्ता में आना चाहिए, औरंगजेब के पिता ने तय नहीं किया था। औरंगजेब जब जवान हो गए थे, उन्होंने तय किया था कि मैं सत्ता पे बैठूंगा, तख्त पे बैठूंगा, और उन्होंने सारी गोटियां फिट कर दी, और बाद में पिता को भी जेल में भेज के स्वयं मुगल सम्राट बन गए थे। वही इतिहास दोहराने जा रहा है।
अगले जो क्लेमेंट है उन्होंने गोटियां फिट करना शुरू कर दी है अपने हिसाब से। और ये क्लेमेंट अमित शाह नहीं है? अमित शाह ही है। अमित शाह ही है। तो फिर योगी आदित्यनाथ? कौन? कितने भाई थे? दारा का क्या हुआ? ये दारा शिकोह कत्लेआम है योगी होगा, आदित्यनाथ? कत्लेआम योगी होगा, आदित्यनाथ जी कत्लेआम होगा। आप समझिए, कई दारा है यहाँ पे। जी। कितने सरदार किसके साथ होते हैं, कितने चीफ मिनिस्टर किसके साथ होते हैं, ये कभी प्लेसमेंट जो हुआ चीफ मिनिस्टर का उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कितना नाम लेते हैं। आने वाले लोकसभा में जो चुनाव के टिकट दिए जाएंगे उसमें भी अमित शाह का बहुत बड़ा रोल रहेगा। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, अमित शाह की बात हो गई, क्योंकि बात चली तो फिर अमित शाह पर आई, रुकी, और फिर मैंने बीच में एक सवाल आपसे कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन जो जहां से मैंने शुरू किया वहीं पर मैं खत्म करना चाहता। आपको लगता है कि जैसे रीजनल पार्टीज हैं, केजरीवाल पे प्रेशर है, या फिर आप कह सकते हैं ममता बनर्जी पे प्रेशर है, हेमंत सोरेन पे प्रेशर है, नीतीश के लोगों की घेराबंदी हो रही है, और आपने कहा कि आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, इन पर भी पुलिस छोड़ी गई है, यानी जहां जहां बीजेपी के पास सरकार है, ताकत है, एजेंसियां हैं, सारी कोशिश हो रही है। अल्टीमेटली आप ये पूरा जो दांव है अमित शाह का, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अमित शाह ही फैसले लेते हैं किस पर ईडी छोड़नी है, किस पर नहीं छोड़नी है, क्या ये दांव बूमरैंग होगा, ये दांव उल्टा पड़ेगा, या इस दांव से कामयाबी अमित शाह को मिल जाएगी? कहीं ना कहीं वो इंडिया अलायंस में दरार पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे और विपक्ष को बिखेर कर अपना रास्ता आसान कर लेंगे 2024 का। लास्ट क्वेश्चन दीपक भाई, उसमें मुझे सिर्फ आप थोड़ा 30 सेकंड ज्यादा दीजिए, थोड़ा सा प्रश्न जरा एलाबरेट करना पड़ेगा। जो काउ बेल्ट है, जैसे हम काउ बेल्ट हिंदी बेल्ट जी। बोलते हैं, वहां तो नरेंद्र मोदी अमित शाह का जादू चल सकता है, राम का जादू चल सकता है, हिंदुत्व का जादू चल सकता है। लेकिन बिहार में जो जातिवादी समीकरण है, इसमें ये जादू नहीं चल सकता। वहां पे नीतीश कुमार और लालू यादव, कांग्रेस, इनका कॉम्बिनेशन आज भी भारी पड़ रहा है। नीतीश जी कुमार भी कई दांव चल चुके हैं, जो बिहार आप छोड़ दीजिए इसमें से। अब आइए बंगाल में। बंगाल ये रीजनल क्षेत्र है जहां बंगाली अस्मिता सबसे बड़ी आगे है, और गुजराती वर्सेस बंगाली हो जाए तो वहां कोई जगह नहीं है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए। वह हिंदुत्व नहीं चलेगा, वह अस्मिता चलेगी। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता चलेगी। गुजराती द्वारा जो प्रोजेक्ट लेके गए हैं वो इशू आज भी बड़ा है। मराठी नेताओं को गुजरातियों के सामने नतमस्तक होता पड़ता है, ये इशू है महाराष्ट्र में बड़ा। इसलिए महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार, ये तीन राज्य है जहां ईडी का प्रकोप नहीं चलेगा, जहां ये बाकी कोई संसाधन इनके काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तीन राज्यों में तो बुमरैंग होगा 100%, मैं जानता हूं। महाराष्ट्र, बाकी हाँ, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार। बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में बीजेपी का अंदरूनी भितराघात कितना काम कर पाएगा, इसमें कांग्रेस कितना दम मार पाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी फॉरवर्ड, दलित, अति दलित, महादलित, वो जो खेल चल रहे हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ भिड़ रहे हैं, उसमें बाकी राजनीतिक दल कैसा फायदा उठा सकते हैं। समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस क्या इकट्ठा हो सकती है। ऐसे कई समीकरण हैं जहां इनके दांव फेल हो सकते हैं, बुमरैंग हो सकते हैं। लेकिन ये तीन राज्य जो मैंने बताया, बिहार, छत्तीसगढ़ और बिहार, जी बंगाल और महाराष्ट्र, यहाँ तो चीजें बुमरैंग होगी ही। नहीं, लेकिन ईडी बैलेंस नहीं करेगा उसको, जैसे अगर आप कह बिल्कुल रहे नहीं, हैं कतई कि नहीं। ईडी ये अब सरकारी एजेंसी हो गई है, बीजेपी की बी टीम हो गई है, या बीजेपी का फॉरवर्ड हो गया है। ये जी, फॉरवर्ड टीम है, चुनाव के पहले पहुंचती है, चुनाव के दरमियान भी अपना रोल अदा करती है, और चुनाव के बाद भूल जाती है। लेकिन अब आपको आप छत्तीसगढ़ में सालों तक बहुत ज्यादा आपको ये मतलब आपको लग रहा है कि ईडी का अब असर होने वाला नहीं है, क्योंकि बिल्कुल चुनाव नहीं, कतई के नहीं। मुहाने इन पर तीन, देश है, अब असर नहीं होगा। अब नहीं, तीन राज्यों में तो और कतई नहीं। अगर जेल भेजते हैं तो उल्टा दांव है, ये उल्टा दांव है उल्टा इन असर तीन होगा। राज्यों में। इन तीन राज्यों ठीक में है ये अस्मिता का सवाल है। जी। बंगाल में ममता को या ममता के किसी रिलेटिव को जेल में भेज दिया तो बंगालियों द्वारा बंगालियों पे आक्रमण माना जाएगा। पिछला चुनाव बंगाली अस्मिता पे ही निकाला है।
नहीं, आप सही कह रहे हैं टाइगर। एक बात आपने सही कही कि अगर जेल भेजते हैं तो ये दांव उल्टा होगा। पड़ सकता प्रेशर टैक्टिक्स के लिए, साइकोलॉजिकल है। वार के लिए, केजरीवाल यदि मनोवैज्ञानिक अपनी दबाव के लिए। कैबिनेट जी दिल्ली में केजरीवाल यदि अपनी कैबिनेट मीटिंग जेल से करेंगे तो क्या सरकार रोक पाएगी उसको? जी मुख्यमंत्री का कैबिनेट मीटिंग लेना ये उसका संवैधानिक अधिकार है। जब जेल में मीटिंग होगी और वहां से निर्णय होंगे तो फिर जी केजरीवाल की पादुकाएं भी चलेगी दिल्ली में, क्योंकि जी जी केजरीवाल का एक मतदाता तो है नहीं, मैं समझ और गया। बहुत आप ज्यादा ये कह भारी रहे हैं, भारी भारी तादाद में है। आप ये कह रहे हैं टाइगर, जो एक मैसेज निकल के आ रहा है आपकी बातचीत से, तजुर्बे से, वो ये है कि अगर जेल भेजते हैं तो दोहरा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। वोट भी जो है कहीं ना कहीं ज्यादा सिंपैथी में दूसरी तरफ जा सकते हैं, और बदनामी भी हो सकती है सरकार की कि भाई आप चुनाव के वक्त भी ईडी का साथ नहीं छोड़ रहे। एक बात आपने बड़ी कही कि कहीं ना कहीं नेताओं को भी लग रहा है कि अगर जेल जाना पड़े तो जा सकते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि सिंपैथी फैक्टर जो है वो एक काम करेगा। ये आपने बात बड़ी करी। बहरहाल टाइगर, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है, समन्स की जो लिस्ट है ईडी की, वो इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं अगर गिनाना शुरू कर दूं तो 4-5 मिनट मुझे लग जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश की टीम, केजरीवाल और उधर ठाकरे परिवार, उन पर फोकस है। स्टालिन पर भी फोकस है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस के ज्यादातर नेताओं पर, जो छोटी पार्टी, रीजनल पार्टी से आते हैं, ईडी की गाज गिराने की एक, आप कह सकते हैं, बड़ी मुहिम है अमित शाह की। देखते हैं क्या होता है। टाइगर, आप आए और जिस तरह से आपने चीजों को डिस्क्राइब किया, और मुझे लगता है कि आज की तारीख में कैमरे पर इस